Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 11 वर्क एंड एनर्जी, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है और टर्म 2 CBSE के टर्म 2 की सिलेबस है। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। ये कोई बड़ा चैप्टर तो है नहीं, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्क के बारे में या फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, इन चीज़ों के बारे में ही है। बट अगर ये चैप्टर इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये इजी चैप्टर होगा। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद वर्क के बारे में पढ़े या फिर कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, उसके डेरिवेशंस वगैरह। बस इस वीडियो में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्क क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ वर्क होती है किसी भी काम को करने के लिए क्या कहते हैं, उसे वर्क कहते हैं। चाहे कोई हाउस होल्ड वर्क हो या फिर कोई अनदर वर्क हो, अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो भी क्या होता है, वर्क। बट ये साइंस की भाषा में इसे वर्क नहीं कहते या फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे वर्क नहीं कहते। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क अलग चीज़ होती है, और अगर हम पर्सनल लाइफ या फिर अपनी रूटीन इन्वायरमेंटल लाइफ देखेंगे तो वर्क अलग चीज़ होती है। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, वर्क होता क्या है, किसी भी फोर्स के द्वारा काम किए जाने को क्या कहते हैं, वर्क। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ए पॉइंट पे और यहाँ पे बी पॉइंट है, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो ये बॉल है, इसके ऊपर फोर्स लगा और ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्क। इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स के द्वारा क्या किया गया, वर्क डन किया गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते वक्त जो फोर्स लगा, उसके द्वारा जो काम किया गया उसे क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। और इसे ये फोर्स के द्वारा किया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क कई तरह के भी हो सकते हैं। कोई किसी चीज़ पे एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, इंटरनल फोर्स भी हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है और इंटरनल फोर्स क्या होता है। एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई फोर्स बाहर से लगे उसे तो क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे बॉल है, हमने मान लो बॉल को किक किया और ये बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव की। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल, बाहर के द्वारा कोई फोर्स लगा, उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। मान लो अब इंटरनल फोर्स का एग्जांपल क्या हो गया, मान लो अपने पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब हमें पता ही है ये फटता होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों फटता होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड या फिर अनदर थिंग्स या फिर पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम ब्लास्ट होता है, और न्यूक्लियस का जो बॉम्ब होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि फोर्स अंदर से लगाई गई है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई फोर्स बाहर के द्वारा लगाई जाए उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें वर्क किसने किया, एक्सटर्नल फोर्स से, क्योंकि किक की गई तो फोर्स लगा इस पे बॉल पे, तो फोर्स बाहर से लगा तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें वर्क डन किसके द्वारा किया गया, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। इंटरनल फोर्स हो गया जैसे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब, इसमें फोर्स क्या हुआ, अंदर से लगा और वर्क डन हुआ, तो वो क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। अब फिजिक्स के भाषा में भी वर्क डन कई तरह के होते हैं। मान लो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो ये वर्क डन हुआ क्या नहीं, वो फिजिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। भी मान लो अगर हम ए का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपने शायद सुना भी हो, भी मान लो कोई जो अपने रेलवे स्टेशन पर सामान लेके जा रहे होते हैं, वो कहते भी उनके द्वारा कोई वर्क डन नहीं किया गया। क्यों, मान लो एक मैन खड़ा है, कुली है, वो उसने ऊपर अपना सामान उठाया हुआ है, तो फिजिक्स की भाषा में इसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता। बट वो आगे देखेंगे भी क्यों नहीं किया जाता वर्क डन। सिंपल पहले यही भाषा है, भी किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क करने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करे एक जगह से दूसरी जगह, उसे क्या कहते हैं, वर्क डन, फिजिक्स की भाषा में। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अगर हम इसका
क्रॉस हटाए तो फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो एंगल होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। थीटा एंगल इज अ बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने लोअर क्लासेस में मैथ में किया ही होता है, भी मान लो ये दो लाइंस है, इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, या फिर दो लाइंस है, इसके बीच में एंगल क्या 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। या फिर 180, ये राइट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया, ये बीच में दो लाइंस के बीच में एंगल होता है। उसी तरह वर्क डन के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है, मान लो इधर डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, या फिर इधर डिस्प्लेसमेंट ले लो, इधर फोर्स ले लो। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा कैन बी 0 भी हो सकता है, 60 डिग्री भी, 90 डिग्री भी, या फिर 30 डिग्री भी। कोई भी थीटा कुड बी एनीथिंग, 0, 60, 90, 30। अब हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक बॉल थी, उसके द्वारा फोर्स लगाया गया था, हमारे द्वारा किक की गई थी बॉल को, और बॉल एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक चली गई, उसका मोशन हुआ। अब जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन होगी स्ट्रेट एफ, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बॉल है ए पॉइंट से मूव करके डिस्प्लेस हुई इधर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर होगी। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये क्या हो गया, एंगल इनके बीच में 0 डिग्री। अब अपन ने ऊपर कुली का केस किया था, एक कुली है, उसने सामान ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें फोर्स क्या लगा, अब ऊपर सामान है तो सामान ऊपर कुली के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, अपना वेट है, कुली का कुछ वेट है, उसका मास है कुछ ऊपर सामान का, तो वो फोर्स किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ। फोर्स भी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये हमने पीछे सेकंड चैप्टर में किया ही था फिजिक्स के। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जैसे जैसे फोर्स लगेगी उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती रहेगी बॉडी की, और जब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो इज इक्वल टू मास इंटू ए। तो मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। अब जो वेट है ऊपर वो क्या लगा रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। अब कुली क्या चल रहा है, सीधा बिल्कुल, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इधर एक्स डायरेक्शन में होगी। और अब इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हम ऐसे ऐसे एंगल चेक कर लेंगे। मान लो अपने पास एक और है, ये फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री की। थीटा कितना होगा यहाँ पे, 60 डिग्री। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 60 डिग्री। अब कुछ वैल्यूज होती हैं कॉस की भी, वो हम थोड़ी बहुत तो याद करेंगे। जैसे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, या फिर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। बट ये इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीन ही इंपॉर्टेंट होती है। भी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब अपन ने ऊपर कुली का केस देखा था भी, यहाँ पे चलो अब पहले वो छोड़ो, बॉल वाला देखते हैं। तो बॉल में फोर्स इधर लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही थी, दोनों के बीच में थीटा कितना था, 0 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क यहाँ पे एफ एस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0, तो कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस।
नेक्स्ट केस देखेंगे, मान लो अब एक ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स इधर लग रही है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस कॉस 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या हो गया 60 डिग्री। तो एफ एस कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। तो ये वर्क डन सेकेंड कैलकुलेट हो गया। ऐसे अब कूली के केस में है, अभी कूली के द्वारा वर्क डन क्यों नहीं किया जाता। अब कूली है, उसने फोर्स नीचे की तरफ लगाया, वेट उसका ऊपर का, उसका फोर्स नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट वो सीधा ही चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 90 डिग्री। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो वर्क डन क्या हो गया 0। तो कूली के द्वारा कोई भी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, जिसके कारण 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन कितना हो गया 0। तो कूली के केस में कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसके लिए उसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता। ऐसे अगर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, a force of 10 Newton apply on a body and in the direction of displacement of the body and body displaced by 5 meter, calculate the work done by the force। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो सबसे पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। हमेशा यही फॉर्मूला राइट करना है, क्योंकि इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है फोर्स कितना लगा उस पर 10 न्यूटन, अप्लाई ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। किसके डायरेक्शन में लगा, फिर जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। बाय 5 मीटर, वो कितना चला 5 मीटर चला। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अब यहाँ पे एफ फोर्स अपने पास कितना हो गया 10, डिस्प्लेसमेंट 5, कॉस कितना हो गया 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 × 5 × 1 50 जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। वर्क की जूल के वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, ऐसा यूनिट वर्क की क्या होती है जूल। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया 50 यूनिट, यानी कि फोर्स कितने द्वारा वर्क डन किया गया 50 जूल। अगर हम इसी तरह न्यूमेरिकल करें, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अप्लाई ऑन अ बॉडी at an angle of 60 degree of the displacement and body displaced by 10 meter, calculate the work done। अब यहाँ पे फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन, एंगल की थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 मीटर होगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स यहाँ पे कितनी होगी 20, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10,
कॉस क्या हो गया 60 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये क्या हो गया 10 और वर्क डन हमारे पास कितना आ गया 100। तो ऐसे हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूला हमेशा यही यूज़ करना है, साथ में cos थीटा ज़रूर लिखना, क्योंकि कई बार हम एंगल मिस कर जाता है जिसके कारण हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, इसलिए हमेशा उनके बीच के एंगल ज़रूर लिखना भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। ऐसी एनसीईआरटी में 2-3 इसकी तरह और न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप जाके अब ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसका फॉर्मूला भी रिवाइज कर लिया और इस लेक्चर में हमने वर्क डन के बारे में कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया भी वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। और नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में एनर्जी के बारे में रीड करेंगे। टिल देन आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर रिवाइज करें और अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स, हैव अ गुड डे।